तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भ्रष्टाचार यानी करप्शन के बारे में पढ़ेंगे। करप्शन कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर और समाज के ऊपर। तो भ्रष्टाचार ये लैटिन भाषा के शब्द करप्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। भ्रष्टाचार समाज व राष्ट्र के नैतिक पतन का परिणाम एवं कारण दोनों है। इसमें रिश्वत, कालाबाजारी, काला धन, मिलावट जैसी समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कुरीतियां समाहित होती हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लगभग 40 प्रकार के गबनों एवं अन्य भ्रष्ट उपायों का उल्लेख किया। कौटिल्य के शब्दों में इस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असंभव। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक धन लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास केंद्रीय तथा अन्य राज्य सरकार या संसद या विधान मंडल या किसी लोक सेवा के संदर्भ में करता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास का दंड एवं अर्थदंड या दोनों दिए जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के 4 स्वरूप होते हैं। पहला प्रशासनिक भ्रष्टाचार, दूसरा राजनीतिक भ्रष्टाचार, तीसरा व्यवसायिक भ्रष्टाचार और चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल धन के रूप में ही हो। राजनीतिक दलों के लिए धन एकत्रित करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित पर्वतीय नगरों या बड़े नगरों के अतिथि गृहों में ठहरना, विवाह या जन्मदिन पर उपहार लेना, स्थानांतरण या पदोन्नति के लिए रिश्वत लेना, सार्वजनिक धन का अपव्यय करना या भी भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है। वित्त मंत्रालय की विस्तृत रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, लाइसेंस एवं परमिट के बदले रिश्वत, राशन की कालाबाजारी, सरकारी ठेके योजनाओं में रिश्वत। अब भ्रष्टाचार उन्मूलन के हेतु जो आवश्यक कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जन चेतना का प्रादुर्भाव होना चाहिए, जन चेतना को बढ़ाना चाहिए। तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट था या जो मजदूर किसान सभा आंदोलन था, ये एक प्रकार से संस्कारों का विकास, दर्शों की स्थापना, तो ये पॉलिटिकल या सोशलाइजेशन के माध्यम से इनिशियल लेवल पर बच्चों में ये गुण डाले जा सकते हैं। न्याय प्रक्रिया में विलंब में कमी हो तो भी लोगों को लगेगा कि हमें दंड का तुरंत ही लाभ मिल जाएगा, तो क्यों ही एक प्रकार से हम भ्रष्टाचार करें। सामूहिक सहयोग होना चाहिए, फिर निष्पक्ष चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता को दूर करना, मंत्री, अधिकारियों, नेताओं के लिए आचार संहिता का कठोर पालन, पुलिस, सीबीआई, सीवीसी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, कठोर दंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी अनुशंसा सिफारिश संथानम समिति द्वारा 1962 से 64 के मध्य की गई थी। भ्रष्टाचार समस्या के विश्लेषण एवं समाधान हेतु ये समिति बनाई गई थी। इसकी स्थापना बेसिकली 11 फरवरी 1964 को होती, 11 फरवरी 1964 को। तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, रेजोल्यूशन के माध्यम से की गई थी। प्रगति क्या है, तो देश का शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है और किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से ये मुक्त है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो 25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। आधार क्या है, विनीत नारायण वर्षित भारत संघ या जैन हवाला मुकदमा 1997 का। तो 11 दिसंबर 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। वर्तमान में संवैधानिक संस्थान के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संचालित है। अप्रैल 2004 के लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण यानी पब्लिक डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर पर भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा
भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायतें प्राप्त करने एवं उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया, ऑथोराइज्ड किया। आयोग को भ्रष्टाचार एवं दुराचार के विरुद्ध शिकायतें सीधे पीड़ित नागरिकों से मिलती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भारत में भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की। उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपित केंद्र सरकार, लोक निगमों, सार्वजनिक कंपनियों तथा भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यरत सोसाइटियों एवं स्थानीय निकायों के लोक सेवकों के विरुद्ध जांच आदि को केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीन रखा जाएगा। संगठन या गठन, तो इसकी धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा जो अध्यक्ष होगा और अधिकतम 2 इसके सदस्य हो सकते हैं। सतर्कता आयुक्त इन्हें कहा जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। नियुक्ति धारा 4 के तहत होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मुहर से जारी वारंट के द्वारा। नियुक्ति समिति में शामिल सदस्य कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगर किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त न हो तो दूसरे सबसे बड़े दल का नेता समिति में शामिल होगा। कार्यालय, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसमें जो री अपॉइंटमेंट का केस क्या है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त डिपार्टमेंट के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन अन्य आयुक्त जो कि उसके सदस्य हैं को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शर्त, दोनों पदों की कुल कार्यावधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप सदस्य अगर 2 साल सदस्य रहे और 2 साल अध्यक्ष रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4 साल सदस्य रह गए तो फिर आपको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। कुल मिला के बात की। शपथ क्या है, तो राष्ट्रपति उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की वही वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें होंगी जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की होती। सतर्कता आयुक्त के लिए संघ लोक सेवा के सदस्य के समान होंगी। पद से हटाना, तो कदाचार या असमर्थता के कारण राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच में दोषी पाए जाने पर, अन्य आधार, तो घोषित दिवालिया होने पर, किसी अपराध हेतु सिद्ध दोष साबित होने पर, पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से बाहर सवेतन रोजगार होने पर और मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण इनको पद से हटाया जा सकता है। प्रकृति, तो इनकी जो प्रकृति होती है ये रिकमेंडेटरी होती है, सलाहकारी होती है। शक्तियां, दीवान न्यायालय की इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, इन द सेंस कि ये एक प्रकार से क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्थान की तरह काम करते हैं और अगर कोई केस है तो उसमें लोगों को समन भी भेज सकते हैं। आयोग को स्वायत्तता, शक्ति संपन्नता एवं विश्वसनीयता प्रदान करने हेतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 व भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 के प्रावधानों के अनुरूप न्यायिक संस्था का रूप प्रदान कर दिया गया है। अर्थात सीबीसी के समक्ष प्रस्तुत वादों के निस्तारण के क्रम में आयोग द्वारा अपनाई प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। रिपोर्ट, तो धारा 14 में इसका वर्णन किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी और राष्ट्रपति रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखेगा। इसमें एक बीज आई करके एक पोर्टल बनाया गया है, इसका उद्देश्य है शिकायतों को दर्ज करवाने हेतु। विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में आया था, तो लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से मई 2014 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। संपूर्ण देश में ये लागू है और अनियमितताओं संबंधी शिकायत की जांच 3 महीने में निपटाने की इसमें समय सीमा दी गई। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो प्रथम जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वो थे श्री NS राव, ये 1968 में बने थे। एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त श्रीमती रंजना कुमार हैं या कुमारी हैं 2005 से 2009 और वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 28 दिसंबर 2022 से। अब है CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वर्ष 1941 में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सरकार ने एक विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया। बाद में सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा अधिनियमित करने की औपचारिकता की गई। तो रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के अलावा केंद्रीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों का सार्वजनिक
संयुक्त पूंजी कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, पासपोर्ट धोखाधड़ी आदि विभिन्न मामलों को लेकर एक केंद्रीय पुलिस की महती आवश्यकता को लेकर 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा सीबीआई की स्थापना की। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। इसे अन्वेषण करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीबीसी और सीबीआई संबंधित सभी नीतिगत और प्रशासनिक मामले भी देखता है। यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक। रस वाक्य क्या है इसका? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। इसका अकादमी कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में। और इसकी स्थापना भी संथानम कमेटी जो कि 1962 में आई थी के अनुशंसा पर की गई थी। स्थापना इसकी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से की गई और सीबीसी की सहायक संस्था के रूप में ये एक प्रकार से कार्य करती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपराधों के गहन अन्वेषण एवं सफल अभियोजन के माध्यम से भारत के संविधान एवं देश के कानून की गरिमा को बनाए रखना। दूसरा, पुलिस बलों को नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करना एवं विधि प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। आपराधिक मामलों की 3 श्रेणियों की जांच करना। पहला, भ्रष्टाचार। दूसरा, आर्थिक अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो। और जघन्य अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट जैसे कार्य इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। फिर सीबीआई पर पर्यवेक्षण तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी द्वारा किया जाता है। तो सीबीआई के निदेशक तो पहले थे डीपी कोहली, ये 1963 से 68 तक रहे। वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल है। सीबीआई की नियुक्ति के निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया और सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए। तो नियुक्ति की एक समिति होगी बेसिकली केंद्र सरकार और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। 3 सदस्य जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होंगे, इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें शामिल होगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया है। इसमें कहा गया है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता नहीं है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा। सीबीआई निदेशक का चयन सीबीसी अधिनियम 2003 के आधार पर 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष या 3 वार्षिक विस्तार के आधार पर इसको किया जा सकता है, यानी 1 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 5 साल के लिए। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को मिला था, जबकि भारत का स्थान किसमें था? 85वां था। भारत का स्कोर 40 था। भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 तो इसमें भी पहला स्थान डेनमार्क को मिला, इसका जो स्कोर था 90 था। भारत का स्थान इसमें फिर से 85 था। गुइना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से भारत का स्कोर 40 रहा। अब महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार रोधी कार्य यंत्र देख लेते हैं। तो पहला है लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में आती है। भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस की स्थापना 1941, अखिल भारतीय सेवा निगम 1954, अखिल भारतीय सेवा निगम 1954, केंद्रीय लोक सेवा नियम 1955, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राज्य लोकायुक्त, लोकापाल, जिला सतर्कता अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स, संसद और उसकी समितियां। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट देख लेते हैं जो कि भ्रष्टाचार निरोध से रिलेटेड है। पहला है द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में आता है। हालांकि इसमें परिवर्तन भी किया जा चुका है, इन द सेंस की अमेंडमेंट भी किया जा चुका है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये 1964 में बनता है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आता है। रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003 में। रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये 2003 में होता है। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फिर ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एक्ट 2015 में आता है। और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रूल्स 2016 में आते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये जो करप्शन वाला चैप्टर है समाप्त होता है। लाइक करप्शन तो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन
इस चैप्टर से समाप्त हो सकता है। चलिए, अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।